जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। दर्शनम देव देवस्यम् दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। सबको जय जिनेन्द्र। तो आप लोग, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें हमने क्या क्या परोक्ष प्रमाण की जो परिभाषा चल रही थी अपनी क्लास में, वहां पे हम लोग ने पढ़ा था परोक्ष प्रमाण के भेद। तो कौन कौन से थे? स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, तर्क, अनुमान और अनुमान और आगम। आगम। हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्मरण किसे स्मरण कहते हैं? के बाद। प्रत्यभिज्ञान। हाँ बोलिए। हाँ। स्मरण की डेफिनेशन को पढ़ा। हाँ। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? स्मरण और अभी जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उन दोनों के साथ में जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और उसकी सूत्र को भी हमने देखा था। अब हम आगे थर्ड नेक्स्ट जो शुरू कर रहे वो है तर्क का लक्षण। तो मैं शुरू पीपीटी शेयर कर रही हूँ, मतलब वो शेयर कर रही हूँ। बुक दिख रहा है आपको? यस मैम। दिख रहा है? यस। हाँ मैम। हाँ। तो तर्क का लक्षण, जो तर्क होता है स्मरण और प्रत्यभिज्ञान के बारे बाद में, जो तर्क है, तो तर्क क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसको हम तर्क कह सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? उपलब्ध और अनुपलब्ध। उपलब्ध का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास अवेलेबल है। और जो हमारे पास अनुपलब्ध है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो सारी जो चीजें होती हैं उसको तीनों काल संबंधी, ऑल द थ्री काल, तीन काल क्या है? भूत, भविष्य और वर्तमान संबंधी व्याप्ति को जो जानने वाला ज्ञान होता है उसे हम तर्क कह सकते हैं। तो यह इसकी होने पर ही होता है इत्यादि आकार वाला जो ज्ञान है ना, उसे तर्क कहा जाता है। तर्क का मतलब क्या है? आप जो लॉजिक लगाते हो ना, जो तर्क लगाते हो, जिसके रिलेटेड होते हुए कुछ आप कुछ और चीज की बातें जब करते हो, कुछ चीज आपके पास उपलब्ध है, कुछ चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है। मतलब कुछ चीज आपके पास अवेलेबल है और कहीं कुछ अवेलेबल नहीं होते हुए भी आप वहां पे जो डिसाइड करते हो, जो फाइनलाइज करते हो, उसे क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। और तर्क का दूसरा नाम क्या है? ऊहा। या दिख रहा है आपको? उपलब्ध और अनुपलब्ध से होने वाला तीन काल संबंधी व्याप्तियों को जानने वाला, यह इसके होने पर ही होता है। दिख रहा है आप लोग आपको? इत्यादि आकार वाला ज्ञान जो है वो है तर्क। और तर्क का दूसरा नाम क्या है? ऊहा। ठीक है। तो यहाँ पे जो तर्क लगाते हैं ना, जो लॉजिक लगाते हैं ना, तो वो क्या है? तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि धुआं, 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 धूम। तो यहाँ पे जितना भी धूम है वह अग्नि के कारण ही है। तो यहाँ पे उपलब्ध क्या है और अनुपलब्ध क्या है? अभी आपको धुआं दिख रहा है, जो दिख रहा है मतलब वो उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। आप अपने घर में हो, ठीक है, वहां पे और कहीं आपको धुआं ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेलेबिलिटी किस चीज की है कि आपको धुआं दिख रहा है। पर वो धुआं किस कारण हुआ है? तो अग्नि के बगैर तो धुआं होता ही नहीं है। यस। तो वो अग्नि जो है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, जो अनुपलब्ध है आपके लिए, तो वो
अनुपलब्ध है, धुआं उपलब्ध है, पर वो अग्नि के होने पर ही होता है। ऐसा तो तर्क आप लगा सकते हो ना, ऐसा यस तो मैम। तर्क लगा सकते हो ना। तो अग्नि के अभाव में कभी भी धुआं नहीं होगा। अगर अग्नि नहीं है ना तो वहां धुआं नहीं होगा। तो ये क्लियरिटी के साथ है ना आपके, हमको समझ में आता है ना कि जहां पे भी धुआं है, चाहे वो धुआं आपके किचन से ही क्यों ना आता हो, आप कुछ खाना पका रहे हो, पराठा बना रहे हो, तो वहां धुआं निकलता है, तो वो धुआं निकल रहा है ना, तो वहां पे भी अग्नि है। तो ऐसा तर्क तो लगा सकते हो ना। और कहीं बहुत बहुत सारा धुआं आपको दिख रहा है, तो आप लगा बोल सकते हो ना कि वहां कहीं आग लगी हुई लगती है, इसीलिए इतना धुआं उठ रहा है। तो जो ये उपलब्ध और अनुपलब्ध दोनों के होने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, या जो आप क्लैरिटी आपको मिल रही है, उसको कहते हैं तर्क। और तर्क का दूसरा नाम है ऊहा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमाण नहीं तत्वलोक में वादी देवसूरी जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही है। इस प्रकार जो उसका जो रिलेशन हुआ ना, उसको क्या बोलते हैं? अविभाव संबंध। एक के होने से दूसरे का अनुमान लगाना, एक के होने से दूसरे की समझ होना, तो उसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। इस अविनाभाव संबंध तीनों काल के लिए हो सकते हैं, ऑल द थ्री टाइम्स, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस ज्ञान से इस संबंध का निर्णय होता है उस ज्ञान को कहते हैं तर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ तर्क। क्लियर? धूम और अग्नि को एक साथ देखना उपलब्ध है, और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव जानना अनुपलब्ध है। तो बार बार उपलब्ध और बार बार अनुपलब्ध होने से व्याप्ति का ज्ञान जो होता है उसे तर्क कहते हैं। ये सबको समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ पे कि कुछ डाउट है? उपलब्ध क्या हुआ, अनुपलब्ध क्या है, और इन दोनों का जो अविनाभाव संबंध है, जो व्याप्ति है, उसके कारण जो ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अलका जी, सुमन जी, कोमल जी, सविता जी, इंदिरा जी, ऑल ऑफ यू आर क्लियर व्हाट इज तर्क? इसीलिए कहते हैं कि तर्क ज्ञान को अगर बुक में कौन से पेज नंबर पे है ये? अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी तर्क को अगर आप अनुमान मानोगे, ये इन्फ्लुएंस है, आप अनुमान लगा रहे हो ना कि वहां अग्नि है, मतलब धुआं है तो वहां अग्नि होगी, ये आपका अनुमान है। यहाँ अभी अंधेरा हो गया है तो बारिश होगी, ये आपका अनुमान है। यहाँ इतनी सारी चींटियां आ रही है तो वहां शक्कर का कोई टुकड़ा रह गया होगा, ये आपका अनुमान है। या आप ऐसा तर्क लगा रहे हो ना, कोई लॉजिक लगा रहे हो। तो तर्क से धुआं और अग्नि का जो अविनाभाव संबंध है, जो निश्चित संबंध के रूप में है, क्योंकि धुआं है तो आप नहीं बोलोगे कि यहाँ बारिश होने वाली है। यहाँ इतना सारा धुआं उठ रहा है तो बारिश होगी, आप ऐसा बोलोगे? ये आपका तर्क करेक्ट होगा? यस और नो? यस मैम। आप बोलोगे ना कि यहाँ इतना सारा धुआं उठ रहा है तो अभी बारिश होने वाली है? क्या हाँ हाँ हाँ? ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बादल बहुत गहरे हो गए हैं इसलिए बारिश होने वाली है। धुआं है, उसका क्या तर्क लगाओगे, उसका क्या अनुमान धुआं लगाओगे? है तो ऐसे बोलेंगे ना कि वहां कोई आग लगी होगी इसलिए धुआं निकल रहा है। हाँ, तो धुआं बारिश आएगी। मैंने तो दोनों को बोला, तो आपने वहां अपना दिमाग यूज ही नहीं किया, तर्क यूज ही नहीं की, सीधा हाँ हाँ बोल दिया। इंदिरा जी, मैं हर बात नहीं, बोलती मैं हूँ तो मैंने सुना है धुआं।
नहीं, मैंने सुना मैम धुआं है इसलिए अग्नि है, तो मैंने कहा हाँ धुआं है तो नहीं, अग्नि है। धुआं है तो यहाँ बारिश होगी ऐसा मैंने बोला, तो नहीं ये नहीं गलत है। नहीं। तो जब हम किसी एक चीज को देख के दूसरे का अनुमान लगाते हैं, वो तर्क करते हैं, उसको कहते हैं तर्क करना। ठीक है। तो धुआं है तो अग्नि होगी, बहुत अंधेरा हो गया ठीक है है। तो बारिश होगी। उस प्रकार का जो हम अनुमान तर्क लगाते हैं, उसे कहते हैं, अनुमान की कोटि में भी उसको डालना पड़ता है। अनुमान के लिए ये एक प्रमाण के रूप में हो जाता है। अतः हम अनुमान को प्रमाण मानने वाले को तर्क भी प्रमाण मानना चाहिए, कि ये लॉजिक मैंने लगाया, ये तर्क मैंने लगाया, इस अनुमान के साथ मैंने ऐसा कहा। समझ में आया? सुमन, आर यू विथ अस? अलका जी, समझ में आ रहा है? मैम ये कौन से पेज नंबर पे है, या इसमें यस नोट्स मैम। में से ही पढ़ना? ये नंबर दिख रहा है ना, स्टे सामने ही है, पेज नंबर 32, 33। आगे बढ़ू? तर्क समझ में आ गया ना? तर्क यस। समझ में आ गया? अगर आप यस तर्क मैम। लगाना सीख गए तो आपको अनुमान क्या है वो भी समझ यस। में आएगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अनुमान। अनुमान के लिए देखो क्या सूत्र दिया है। अनुमान द्विप्रकारम, स्वार्थ परार्थस्य। मतलब अनुमान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। सूत्र नंबर 9। अब स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? पढ़िए इसका सूत्र। तत्र हेतु ग्रहण संबंध स्मरण कारणकम साध्य विज्ञानम स्वार्थम। पढ़िए आप लोग सब ये सूत्र पढ़िए स्वार्थानुमान का। तत्र तत्र हेतु ग्रहण संबंध स्मरण कारणम साध्य विज्ञानम स्वार्थम। हाँ, तो तत्र हेतु हेतु का ज्ञान प्रत्यक्ष संबंध। होने पर, क्या सविता जी आपने क्या कहा? आपने बोला सब पढ़े तो मैं इंदिरा जी के बाद स्टार्ट हो गई थी, पढ़ने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, हेतु होने पर तथा अविनिभाव संबंध का स्मरण होने पर साध्य का जो ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। दिख रहा है आपको उसका अर्थ? दिख रहा है यस। स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि जब जब आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है धुएं का। हेतु क्या है वहां? धुआं। वो देखा, ठीक है। और उसका अविनिभाव संबंध, जो तर्क आपने लगाया वो क्या लगाया था? कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यहाँ अभी मुझे धुआं दिख रहा है तो उसका मतलब है कि वहां अग्नि होगी। क्लियर है? स्मरण हुआ ना? स्मरण आपको मैम समझ में कंफर्म आया ऐसा? होना ना मैम। मैम मतलब कंफर्म होना ना कि हाँ, जहाँ धुआं है कंफर्म। वह अग्नि ही है, ये कंफर्म है। हाँ। कंफर्म हुआ कब? जब आपने प्रत्यक्ष देखा, किसी की बात नहीं सुनी, किसी ने कहा नहीं है। आप अपनी बालकनी में खड़े हो और आपने सामने देखा तो वहां आपको धुआं दिख रहा था, प्रत्यक्ष था आपके। तब उस प्रत्यक्ष में आपने क्या किया? वह साध्य का ज्ञान हो जाता है। हेलो? हेलो? હલો. हाँ बोल भाई। અચ્છા, અહીંયાથી નીકળ્યા છે આ લોકો. હા, હું તને ક્લાસ પતે એટલે ફોન કરું. કરીને આવશે. સાગરનો નંબર તને મોકલ્યો છે. હા હા, હું તને ફોન કરું છું ક્લાસ પતે એટલે. ઓ, ઓ, ઓ.
सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस मैम। हाँ। तो वो स्मरण हुआ, आपने प्रत्यक्ष देखा और आपको स्मरण हुआ कि यहाँ अग्नि होगी, तो अग्नि का जो ज्ञान हुआ, आपने प्रत्यक्ष देखा, धुआं देखा, पर आपको ज्ञान किस चीज का हुआ? अग्नि का। ठीक है। इस ज्ञान को क्या कह सकते हैं? वहां आपने अनुमान लगाया, इन्फर किया, इन्फ्रेंस लगाया। तो ये अनुमान जो है वो दूसरों के उपदेश के बिना अपने आप ही होना, इसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान। समझ में आया मैंने क्या बोला है अभी? स्वार्थानुमान किसे कहते हैं, इसका विवेचन पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। जब हेतु जब प्रत्यक्ष से दिखाई देता है और अविनाभाव संबंध का, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, इस प्रकार की व्याप्ति का जो स्मरण होता है, तब अग्नि का ज्ञान हो जाता है। इसी ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये अनुमान दूसरे के उपदेश के बिना अपने आप ही होता है, इसलिए इसे स्वार्थ अनुमान भी कहते हैं। स्वार्थ अनुमान ही कहते हैं। समझ में आया? स्वार्थ अनुमान की डेफिनेशन समझ में आ गई? जो ज्ञान दूसरों यस मैम। के बिना खुद की बुद्धि से, खुद के अनुमान से, क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आ जाता है। स्वार्थ, खुद आपने ही प्रत्यक्ष देखा और आपको ही उस चीज की भनक लग गई और आप घर से भाग गए। घर में आपने धुआं देखा आपके इलेक्ट्रिक बॉक्स में, और आपको समझ में आ गया कि यहाँ धुआं लगा है, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आप घर से बाहर भाग गए। तो ये आपको ही, आपने ही धुआं देखा, आपको ही उसकी समझ आई ना, तो सब आपने ही किया। तो ये जो आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से जो ज्ञान की आपको समझ आई और उसके ऊपर जो आपने एप्लीकेशन किया, तो वहां उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। क्लियर हुआ? यस मैम। आगे यस बढ़े। मैम। इसके बाद क्या आएगा? ये श्लोक पढ़िए, 11वां। निश्चितान्य थानुपप्रत्येक लक्षणो हेतु। ऑल ऑफ यू रीड दिस 11th सूत्र। निश्चितान्य यानुपक प्रत्येक लक्षणों हेतु। निश्चित से, अन्य के, या साध्य के बिना, निश्चित रूप से जब आपको क्लेरिफिकेशन के साथ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा जो लक्षण हो पाया जाता है वो हेतु है। जहां साध्य के बिना निश्चित रूप से न होना, जब आपको ऐसा कोई लक्षण प्राप्त किया हुआ होता है, तब उसे हेतु कहते हैं। तो साध्य के साथ जिसका अविनिभाव निश्चित हो, अर्थात जो साध्य के बिना कभी भी संभव ना हो, वह हेतु कहलाता है। जैसे कि अग्नि के बिना धूम कदापि संभव नहीं होता है, अतः एवं कभी भी धुआं होता ही नहीं है। अगर अग्नि है तो ही धुआं होगा, अग्नि नहीं है तो कदापि भी वहां पे धुआं होना संभव ही नहीं है। कोई साध्य, मतलब अग्नि के बिना जो चीज होने वाली नहीं है, वो है धुआं। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं होगा ही नहीं। जब ऐसा हेतु, ऐसा लक्षण पाया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? हेतु। हेतु। हम्म। मतलब जो साध्य है उसके साथ उसका अविनिभाव होता ही है। मतलब अग्नि है तो धुआं होता ही नहीं है, और अभी धुआं नहीं है उसका मतलब कि वहां पे अग्नि नहीं है। इसको यहाँ पे ऑपोजिट आपको उल्टे रूप से समझने की कोशिश करनी है। मतलब कि साध्य के बिना कदापि जो संभव न हो, वह हेतु कहलाता है। जैसे अग्नि के बिना धूम कदापि संभव नहीं है, अतएव धूम हेतु है।
क्योंकि वहां धुआं होगा ही नहीं, अगर अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं होगा। दैट इज बाय डिफॉल्ट हमको समझने की कोशिश करनी है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद है मतांतर का खंडन। ये जो मत हुआ ना, उसका खंडन किस प्रकार से होता है वो देखो। न तो त्रिलक्षणा कादिः तस्य हेत्वाभासस्यापि संभवात। मतलब 3 लक्षण या 5 लक्षण वाला हेतु नहीं होता है। हेतु जो होता है ना, वो वहां पे 3 लक्षण या 5 लक्षण नहीं होते हैं। वो किस प्रकार से, उसको हम इधर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा जो होता है यहाँ पे कहते हैं वादिदेव सूरी जी के 3 लक्षण या 5 लक्षण वाला हेतु नहीं होता है। अगर कभी भी ऐसा हेतु हुआ तो वह हेतु नहीं है, पर वह हेत्वाभास है। हेतु होने का आभास, आपको आभास लगता है। आभास पता है ना, जो चीज नहीं होती है यस और मैम। उसको आप समझ लेते हो। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो आपको आभास होता है कि वहां पे सांप है। कहीं रण में, रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, और जब सूर्य का प्रकाश ऐसे गिरता है को तो आपको आभास होता है कि वहां पानी है, मिराज। तो ऐसा जो आभास होता है ना, उसे कहते हैं हेत्वाभास। वो हेतु नहीं है, वहां पे उसका आभास है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कोमल जी, यस मैम। आपका घड़ी घड़ी ऑफ हो रहा है। अलका जी और सुमन जी तो यस मैम, समझ समझ में आ रहा है मैम। हाँ। तो अभी दूसरे धर्म की ही भी बात चल रही है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बातें होती है ना, वो होती है पक्ष के धर्मत्व, सपक्ष सत्व और विपक्षा सत्व। तो यह 3 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से लक्षण देखो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। बौद्ध धर्म के लोग 3 चीज को कहते हैं। एक एक है पक्ष धर्मत्व, दूसरा है सपक्ष तत्व, सपक्षत्व, और तीसरा है विपक्षा सत्व। तो पक्ष धर्मत्व में क्या होता है, हेतु जो होते हैं ना, वो अपने पक्ष में होता है, अपनी साइड में होता है, अपने लिए होता है। उसे कहते हैं पक्ष धर्मत्व। दूसरा क्या है, सपक्ष सत्व। मतलब हेतु सपक्ष, अन्य वही दृष्टांत में रहता है। और तीसरा होता है विपक्ष, मतलब ऑपोजिट पार्टी में रहता है। तो ये जब 3 प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हेतु, अकॉर्डिंग टू द बौद्ध फिलोसॉफी। और न्यायिक लोग क्या कहते हैं, इन तीनों में असत्य प्रतिपक्षता और अबाधित विषयता को सम्मिलित करके 5 लक्षण वाला हेतु मानते। इस 3 के साथ उन्होंने और 2 ऐड किया। वो क्या किया, असत्य प्रतिपक्षना और अबाध अबाधित विषयता। तो इस दोनों का मतलब क्या है, असत्य प्रतिपक्षता मतलब हेतु का विरोधी समान बल वाला दूसरा हेतु न होना। मतलब जो आपका हेतु है ना, उसी प्रकार का, उसी क्वालिटी का, इतने ही पोटेंशियल वाला जब दूसरा कोई विरोधी पक्ष नहीं होना, उसे कहते असत्य प्रतिपक्षता। और अबाधित विषयता का मतलब है कि हेतु का साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होना। तो जो आपका हेतु है ना, उसका जो साध्य है, उसका कोई भी दूसरे प्रमाण से वो, उसमें कोई भी अड़चन या बाधा नहीं आ सकती है। तो ये इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि वास्तव में जो बौद्ध दर्शन है, न्यायिक दर्शन है, उनका हेतु का लक्षण इस प्रकार भी बातें करता है। ये 5 प्रकार आपने पढ़ा ना, कौन कौन से 5 है, पढ़िए। बौद्ध के दर्शन में कौन से 3 बताए? प्रज्ञ धर्म तत्व, सपज्ञ सत्व और
विपसाग्य तत्व, ये 3 लक्षण बताए हैं कौन से है? बौद्ध लोगों ने। धर्मत्व, पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, और न्यायिक में और दो ऐड किए, वो कौन से है? सत्य असत प्रतिपक्ष। प्रतियोग्यता और अबाधित विषयता। हाँ, तो ये जो 5 प्रकार के लक्षण है, वो जो बौद्ध धर्म ने और न्यायिक धर्म ने जो ऐड किए हैं, ये दोनों ठीक नहीं है। इसके दो कारण है। क्या कारण है? प्रथम प्रथम कारण पढ़िए। हेतु का विरोधी समान बल वाला, साइड का नहीं दिख रहा मैं, हेतु ना हो, बस ये दिख रहा है, एक शब्द नहीं। एक सेकेंड, हाँ, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, हेतु अब का दिख रहा विरोधी समान बल वाला दूसरा हेतु ना हो। है? तो मतलब प्रत्यक्ष, प्रथम क्या कहा है कि यह कि इन सब के मौजूद रहने पर भी कोई कोई हेतु सही नहीं होता है। ये पांचों चीज होते हुए भी, उसके लक्षण होते हुए कोई करेक्ट नहीं होता है, और दूसरे कभी उनके ना होने पर भी सही हो जाता है। ये पांचों होने कभी कभी गलत हो जाता है, और कभी कभी कहते हैं कि ये पांचों ना होने पर भी वो सही हो जाते हैं। इस प्रकार हेतु के दोनों लक्ष्यों में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष विद्यमान है। तो ये उसका खंडन दूसरे धर्म में किया है कि कभी कभी ये जो लक्षण है ना, तो 5 लक्षणों से बताया, बौद्ध धर्म में ये 3 लक्षण बताया कि कभी कभी आप जो बात कर रहे हो उसमें कुछ कोई हेतु है, कोई अग्नि की बात कर रहे हो, वहां धुआं नहीं है, वहां कहीं धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि नहीं है, तो उसके जो लक्षण होते हैं ना, वो कभी कभी अपने पक्ष में होते हैं, कभी दूसरों के पक्ष में होते हैं, कभी उसका विरोधी भी कोई पक्ष हो सकता है। तो ऐसी जो सारी चीजें होती है, वो बौद्ध दर्शन और न्यायिक दर्शन में उसको एक्सेप्ट किया गया है। पर ये 5 जो चीजें होती है, वो जैन दर्शन में उसको कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो हेत्वाभास है। समझ में आ गया? यस। तो हो रहा है, ये जो 5 दूसरे धर्म की बात हो रही है ना, उसका यहाँ जैन दर्शन में खंडन करके आगे उसको हम लोग और भी दूसरा रूप देके उसको प्रूव करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? मैम मुझे ये 4th और 5th वाला नहीं समझ में आया, असत्य और असत्य, अबाधित। असत्य प्रतिपक्षता। असत्य जो चीज है ना, उसके प्रति आप पक्ष दे रहे हो। यू आर एक्सेप्ट द थिंग विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट सत्य। हेतु जो आपका है इसका उसको एग्जाम्पल क्या विरोधी, होगा मैम? हाँ, विरोधी समान बल वाला दूसरा हेतु नहीं होता है। तो यहाँ पे जब बात हुई फॉर एग्जाम्पल कि आपका यहाँ हेतु क्या है? अग्नि है, ठीक है। तो अग्नि यस। का विरोधी समान बल, तो अग्नि, धुआं जहां जहां पे भी उठा, तो उसका जो विरोधी जो है, ऐसा कोई सत्य है ही नहीं, तो भी आप उसका पक्ष लेते हो। जब धुआं हुआ तो वहां पे अग्नि होना ही है, पर अग्नि नहीं होती तो वो असत्य कहलाया जाता, और जो असत्य का पक्ष देता है वो असत्य प्रतिपक्षता कहलाती है। समझ में आया आपको? हाँ, ये अग्नि नहीं है, पर हाँ, ये हो सकता है। ऐसी बातें जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो बात असत्य है उसका आप पक्ष दे रहे हो, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो बात भी गलत कही जाती है। उसका खंडन यहाँ पे हो रहा है। आया समझ में अभी? मतलब मैम, जहाँ अग्नि है वहां धुआं होगा, जहाँ धुआं है वहां अग्नि होगी, ये कंफर्म हो गया। तो फिर हम्म, अब उसको कैसे खंडित करेंगे कि यहाँ पे अग्नि नहीं है या यहाँ धुआं नहीं है? वो कैसे होगा? असत्य कैसे होगा? हाँ, तो उसकी समान, उसका विरोधी समान बल वाला दूसरा हेतु, यहाँ पे दूसरा कोई हेतु है ही नहीं ना।
जब भी धुआं है तो वहां अग्नि है, वो बात क्लियर हो गई। पर दूसरे यस। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे धुआं है, पर वो बात एक्चुअली देखो, आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ो। हेतु का विरोधी समान बल वाला दूसरा हेतु न हो। हेतु जो आपका है ना, उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा? ऐसा कुछ है ऑपोजिट? अगर धुआं आएगा तो उसका कोई ऑपोजिट समान वाला है ही नहीं। और कुछ है नहीं है। ऐसा बोलते हो तो वो गलत है, वो असत्य प्रतिपक्षता है। आप असत्य को हम्म। का साथ दे रहे हो। हाँ हाँ। अभी समझ में आया? हाँ मैम, अब असत्य समझ में आ गया। पक्षता। और दूसरा क्या है? हम्म। अबाधित विषयता। जो आपका विषय है उसमें कोई बाधा दे रहा है, उसको हेतु का जो साध्य है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होता है। यहाँ पे आप अग्नि देखी, इसीलिए आप प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां अग्नि नहीं है। हम्म। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था ना, कोई बिल्ली है, आंख बंद करके दूध पीती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष नहीं है अग्नि, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बाधा डाल सकते हो कि नहीं नहीं मुझे अग्नि दिख ही नहीं रही तो होगी ही नहीं। मैंने कभी देखा नहीं तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं, तो मतलब वो हो ही नहीं सकता, ऐसा आप बोल सकते हो? नहीं। क्योंकि आपने प्रत्यक्ष नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बाधा डाल सकते हो। हम्म। ठीक है मैम, अब आ गया समझ। ये यहाँ पे तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में बौद्धों और न्यायिकों का हेतु का या लक्षण ठीक नहीं है। इसके दो कारण है। प्रथम यह कि इन सब के मौजूद रहने पर भी कोई कोई हेतु सही नहीं होता है, और दूसरा है कभी कभी इनके न होने पर भी हेतु सही नहीं होता है। मतलब आप मानो या ना मानो, आपके लिए प्रत्यक्ष है या नहीं है, तो उसके लिए आप उसको डिस्क्वालीफाई या नहीं भी होता है ऐसी बातें नहीं कर सकते। इस प्रकार हेतु के इन दोनों लक्षणों में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष विद्यमान है। इस तरह उस चीज का खंडन किया। क्लियर है? अभी यहाँ तक के हमारे 13 सूत्र हो गए हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? 4 मिनट है मैम अपने यहाँ पास। के नोट्स आप भेजेंगे, क्योंकि ये इससे मेल नहीं खा रहे ना डॉक्टर धर्मचंद जैन से प्रमाण को, तो ये नोट्स आप भेजेंगे। हाँ, ये बुक में भेज दूंगी आप लोग। और ये प्रमाण धर्मचंद जी की किताब है ना, उसमें भी यही सारी बातें आती है पर दूसरे रूप में है। देखो आप पेज नंबर हाँ, उसमें ये 142 निकालो। मतलब सूत्र नहीं है मैम उसमें, पेज सूत्र नीचे 140 कुछ दिए। निकालो। पेज नंबर 140 देखो, तर्क प्रमाण। हाँ, हाँ, तो यही बातें अभी हम लोग इजी लैंग्वेज में कर रहे थे, सूत्र के साथ कर रहे थे। वैदिक दर्शन में देखो, वो भी तर्क का स्वरूप 142 पेज में जो चीजें चल रही है ना, वो सारी अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये सूत्र मैम नीचे दिए हुए हैं, वो माने जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोला आपने? गाली का पानी। सूत्र जो नीचे दिए हुए हैं वो कहलाएंगे। जी की किताब में सूत्र इन नहीं नोट्स में है। सूत्र के साथ ही अर्थ है, और यहाँ पे सिर्फ अर्थ रूप में ही दिया है, सूत्र नहीं दिया है। सूत्र नीचे शॉर्ट में दिए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, नीचे सूत्र ओके। शॉर्ट में दिए हुए हैं और उसका विवेचन ऊपर है। हाँ और उसके और भी इजी लैंग्वेज में ये वादी देवसूरी जी की जो है ना, प्रमाण नहीं तत्व लोक, उसमें सूत्र के हाँ साथ हाँ। साथ उस गाथा का विवेचन के साथ दिया हुआ है। इसीलिए हम उसमें से कर रहे हैं। और ये किताब भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, ओके मैम। कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगी।
और दोनों की बातें सेम है, पर यहाँ पे क्या है और भी क्लैरिफिकेशन के साथ शॉर्ट शॉर्ट में ब्रीफ में दिया है ना, तो आपको समझने में और भी इजी रहेगा, इसीलिए मैं इससे कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है। उसके ओके बाद मैम। जो है 13 तक सूत्र हो गए, 14वें सूत्र से हम लोग कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। और कुछ है डाउट? ठीक है, तो यही अपना क्लास आज का खत्म करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग ये क्लास बंद करते हैं। नहीं ना? नो मैम। हम तो कल पढ़ेंगे तो दोपहर, पता चलेगा एक बार। अभी हाँ आपने समझाया, एक बार पढ़ेंगे, अगर उसके बाद में कुछ डाउट हुआ तो बाद में फिर पूछ लेंगे मैम। हाँ। और मैं ये जो दूसरी जो किताब बोल रही हूँ ना, वो अभी ग्रुप में डाल दूंगी। उसमें पेज नंबर 35 तक करना, पेज नंबर 32 से 35 तक आप पढ़ लेना। पेज नंबर 32 से 35 तक जो आज का पोर्शन हमने कवर किया ना, 32, 33, 34 और 35 हाफ, तो वो 4 पेज भी पढ़ लेना। उसमें से भी कुछ डाउट रहा तो कल आप पूछ लेना। तो वो किताब मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग डाउनलोड करके रख दीजिए, और हम लोग क्लास में भी शेयर करेंगे। ओके। ठीक ओके है। मैम। तो वो जो छोटे छोटे सूत्र हैं ना, वो भी आप बाहर कर सकते हो और एग्जाम में भी लिख सकते हो, और जब आप प्रेजेंटेशन करोगे तब भी आप एक एक सूत्र के हिसाब से कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये किताब वहां से, और भी आपको इजी हो जाए, क्लियर हो जाए ना, इसीलिए वो किताब में से करा रही हूँ। ओके मैम। ठीक है। मैम ये बाय। कहाँ तक रहेगा इसमें पेज नंबर, इस वाली बुक में? 35, 32। हाँ, 32 से कहाँ तक? 178 पेज है शायद इस बुक में मैम।